दीज ऑल 4 टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चारों से आप समझ लो सवाल आते ही आते हैं, मतलब स्किप नहीं करते। इट्स है जिसमें हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा हम पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में, ठीक है, राइट। हम पढ़ेंगे कुछ एसटीडीज और इनफर्टिलिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योर मेंटोर अंकिता मैम, और मैं लेके आई हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 2। बट उसके साथ ही साथ मैं लेके आई हूँ एक गुड न्यूज। वो न्यूज ये है कि आज से हमारे हर एक लेक्चर के बाद आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पोल क्विजेस, जो कि सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हर एक चैप्टर में, हर एक लेक्चर में हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सेम डे इन 1 or 2 hours टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। सो बी राइट देयर, आई एम वेटिंग। मैं ऐसे ही कल बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिकॉज मैंने ये कहीं पढ़ा है कि जिंदगी साइंस की तरह होती है और तुम जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। सो एक्सपेरिमेंट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, एक्सपेरिमेंट करना है जिससे हमारी पढ़ाई का फायदा हो। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसी चीज है, टेलीग्राम पे आपको क्विजेस देना। पढ़ना इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जब तक हम सवाल नहीं लगाएंगे तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हम कितना ग्रैब कर रहे हैं चीजों को, कितनी चीजें हमारे दिमाग में जाके फिट हो रही हैं, ठीक है। तो दिस वाज फॉर यू एवरीवन। सो आज से हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर, दैट इज द सेकंड लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एज आई सेड, फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ी थी चीजें आरसीएच के बारे में। इंडिया ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग इनिशिएट की थी 1951 में। उसके बाद बहुत सारी चीजें उसके अंडर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, है ना, जिसको एक और बड़ी बॉडी ने संभाला, दैट वाज आरसीएच, ठीक है। आरसीएच ने लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारी चीजें की। कैसे कैसे अवेयरनेस फैली, एजुकेशन से, है ना, मीडिया की हेल्प से, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने एम्नियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ा। इन्हीं सब इन्वेंशंस के दौरान एक बहुत अच्छी कंट्रासेप्टिव पिल्स की डिस्कवरी हुई CDRI लखनऊ में, दैट वाज सहेली, व्हिच वाज वंस अ वीक पिल। आई होप यू रिमेंबर दिस ऑल। उसके बाद हमने थोड़ा सा पॉपुलेशन पर डिस्कस किया कि पॉपुलेशन कैसे हाइट की, और फिर इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसके भी टुवर्ड्स अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स लिए। बैनर्स, पोस्टर्स जिस पे लिखा होता था, एक हैप्पी फैमिली होती थी और उस पर लिखा होता था हम दो हमारे दो, राइट। और बहुत सारे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है लोगों को गांव-गांव में कि वो लोग स्मॉलर फैमिलीज के लिए मोटिवेट हों, ठीक है। ये सारी चीजें हुई थी, और इन्हीं सब चीजों के दौरान आया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के, दैट वाज द मेथड्स, द कंट्रासेप्टिव मेथड्स, द बर्थ कंट्रोल मेथड्स। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स दिए हैं। आज का लेक्चर डेडिकेटेडली कंट्रासेप्टिव मेथड्स पे होगा, क्योंकि व्हाइल मेकिंग द स्लाइड्स आई रियलाइज दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो वन लेक्चर शुड बी टोटली डेडिकेटेड ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंट्रासेप्टिव मेथड। चलो, कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। पहले तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेटा। बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ नेचुरल मेथड्स भी हैं, कुछ बैरियर भी हैं, सबके अपने अपने कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत हैं जिसपे वो काम करते हैं। प्लस कंट्रासेप्टिव मेथड से कोई एक, अगर नेचुरल मेथड को हम हटा दें तो नेचुरल मेथड के अलावा जो बाकी सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, कोई इंसर्टिंग है, ठीक है, कोई ऐसे हैं, कोई पिल्स के फॉर्म में है, कोई सर्जरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कंट्रासेप्टिव मेथड से इंसान को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स ना हो, मतलब अ कंट्रासेप्टिव शुड बी आइडियल। हम आइडियल कंट्रासेप्टिव्स किसको कह सकते हैं? एनसीईआरटी सबसे पहले ये बात लिखती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सी, एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, ऑब्वियसली रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। एक आइडियल कंट्रासेप्टिव कैसी कैसी होनी चाहिए? यूजर फ्रेंडली, आप आराम से यूज कर पाओ, उसमें कोई रॉकेट साइंस ना हो, ठीक है। इजिली अवेलेबल आराम से मिल जाए, ठीक है। इफेक्टिव, ऑब्वियसली इफेक्टिव होगी तभी तो हम यूज करेंगे, इजिली अवेलेबल होगी तभी तो। ऐसे नहीं पता चला कंट्रासेप्टिव लेने के लिए हमें जाना पड़ा चेन्नई, नहीं पॉसिबल है ना ऐसा। इट शुड बी इजिली अवेलेबल, राइट।
उसके बाद विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, नो और लीस्ट, कम से कम साइड इफेक्ट्स हो, बिकॉज द थिंग इज नॉट नेचुरल, राइट? अगर यू आर टेकिंग पिल्स फ्रॉम आउटसाइड इन योर बॉडी, तो दैट इज नॉट अ नेचुरल थिंग। तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स लाइक नोजिया, वोमिटिंग और बहुत सारी चीजें ये उसका पार्ट होती हैं, बट हाँ एक पर्सन चाहेगा कि उसमें ना के बराबर या ना ही साइड इफेक्ट्स हो। उसके बाद इट शुड नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव एंड डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। यूजर के सेक्सुअल डिजायर को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ नेचुरल थिंग। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तुम बस मेरी बातें याद रखना, इसमें मैंने जितनी चीजें बताई है, इसके अलावा एक भी स्टेटमेंट तुमसे बाहर से नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। बेटा सबसे पहले मेथड आता है नेचुरल, या जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। फिर हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड, बीच में कोई बैरियर आ रहा है स्पर्म और ओवा के, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे आईयूडीज, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नाम से क्या पता चलता है, इंट्रा अंदर, यूटेराइन यूट्रस डिवाइस। देयर आर सम डिवाइसेस which are inserted inside the uterus, right? Then oral contraceptives, जिनको हम पिल्स के फॉर्म में खाते हैं और उनको कहते हैं पिल्स। ओरली हम कुछ कंट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं उसको। फिर इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं बेटा, वो पिल्स वाला ही काम करते हैं, लेकिन वो पिल्स की जगह हम इंजेक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं, इनका टाइम पीरियड ज्यादा होता है। उसके बाद सर्जिकल मेथड्स, कुछ नहीं, लास्ट में तो सर्जरी करा ली, एक परमानेंट मेथड होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक। अब चलते हैं जल्दी से आगे हमारे नेचुरल मेथड पे। दिस लेक्चर गोना बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर एवरीवन। एक जागरूक सोसाइटी को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जो भी चीजें हमने इतनी सारी डिस्कस की लास्ट क्लास में, ठीक है, जो भी अवेयरनेस के बारे में डिस्कशन हुआ, ये भी आपके सेक्स एजुकेशन का ही पार्ट है। तो एवरीवन शुड नो दिस विदाउट एनी शाइनेस, विदाउट एनीथिंग। जस्ट बी बोल्ड एंड बी क्लियर अबाउट इट। अच्छे से पढ़ो, सब कुछ जानो, सब कुछ जानना इज इंपॉर्टेंट। सब कुछ जानेंगे तभी गलती नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नेचुरल मेथड, सबसे पहला मेथड, नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड मीटिंग। बेटा देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है चांसेस, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि दोनों ना मिले, ठीक, एक चांस है कि ना मिले, मिल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज इन दीज मेथड, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल। हम इसमें कुछ यूज नहीं करते, इट्स अ नेचुरल मेथड, तो साइड इफेक्ट तो होने की बात ही नहीं है। प्लस चांसेस ऑफ फेलियर दो इन दिस मेथड आर वेरी हाई। जो भी नेचुरल चीजें होंगी ना, उसमें साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, दैट्स ट्रू, बट इसका जो फेलियर चांसेस होगा वो हाईएस्ट होता है बेटा नेचुरल मेथड का। तो दो बातें याद रखनी है, तीन बातें रादर। आपको प्रिंसिपल याद रखना है कि चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा अवॉइड किया जाता है, प्लस कोई मेडिसिन नहीं यूज करते, डिवाइस नहीं यूज करते, इस वजह से इसका जो इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये बिल्कुल निल होते हैं, और चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा हाई होते हैं। नेचुरल मेथड्स में हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे, 3 मेथड्स पढ़ते हैं। रुको, कोई अच्छा कलर पेन ले लें हम। ओके, सबसे पहला मेथड है बेटा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कैलेंडर मेथड। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, एक पीरियड है जहां पे एब्स्टिनेंस मतलब रोका जा रहा है कुछ, क्या, कोइटस, सेक्सुअल प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है बेटा, द कपल अवॉइड और एब्स्टेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. It's a simple method. क्या होता है कि हमें पता है कि मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 से नहीं, हमें पता है कि 14th डे पे ओवुलेशन होता है आइडियली, बट बॉडी वैरीज, है ना, जरूरी नहीं है कि हर एक फीमेल का ओवुलेशन 14वें दिन पे ही हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। तो एक बढ़िया सा मार्जिन ले लेते हैं ना कि 10वें दिन से 17वें दिन तक तो हम मानते हैं कि ओवुलेशन हो ही जाएगा, अनटिल अनलेस कोई बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो 10 से 17 दिन के पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन के चांसेस हाई होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं। इस फर्टाइल पीरियड में couple should avoid the coitus, and that method will be known as what, periodic abstinence. Calendar method. Menstrual cycle के 10 से 17वें दिन में coitus avoid करना will be called as what, periodic abstinence. Simple and sound. Second one is the withdrawal method or coitus interruptus. Coitus interruptus, interrupt मतलब कोई चीज रोक रही है coitus को, या फिर withdrawal method. What is this?
The male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. यहाँ पे insemination को रोका जा रहा है। जैसे insemination होने वाला हो, अगर हम जो the male partner, if the male partner just withdraws the penis from the vagina, so the insemination will not occur and so the fertilization will not occur. तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं withdrawal method या फिर coitus interruptus. The third natural method is lactational amenorrhea. Lactational का मतलब कहाँ से आया lactation term? Lactation term आया बच्चे lactation से, feeding से, breast feeding, right? Amenorrhea. Amenorrhea का मतलब होता है absence of menstrual cycle. Amenorrhea का मतलब होता है absence of menstrual cycle. बेटा एक चीज ध्यान रखना, पार्चुरेशन के बाद जब तक मदर एकदम हाईली लैक्टेटिंग स्टेज में होती है, मानते हैं कि 6 महीने तक, ये वैरी करता है। 6 महीने तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ओव्यूलेशन होता है, वो नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी होती है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस। कुछ हार्मोन्स हैं जो एंटागोनिस्ट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो इस टाइम पे रिलीज हो रहे होते हैं। तो इस वक्त क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं। इसको भी एक मेथड ऑफ हम कंट्रासेप्टिव में मानते हैं। क्या है? ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल do not occur during the period of intense lactation following parturition. Parturition के बाद जब intense lactation का period होता है तो उस समय ovulation नहीं होता है। Effective only up to a maximum period of 6 months after following parturition. Parturition के बाद 6 महीने तक maximum माना जाता है, और कम भी हो सकता है कि उस समय fertilization नहीं होगा। ठीक है, तो there are 3 methods इन द नेचुरल मेथड। पहला क्या था? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस 10 से 17 दिन फर्टाइल पीरियड में टू अवॉइड द कोइटस। द सेकंड वन इज, एकदम दिमाग में फिट कर लो, पहला क्या है? पहला नेचुरल मेथड है हमारा कैलेंडर मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा क्या है? विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्टस। इसमें द मेल पार्टनर विड्रॉज द पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इंसेमिनेशन। The third is called as lactational amenorrhea. जब मदर हाईली लैक्टेटिंग, इंटेंसली लैक्टेटिंग स्टेट में होती है, उस वक्त जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रुकी रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, ओव्यूलेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। तो these are the 3 नेचुरल मेथड। अब इसमें नेचुरल, हमने ना कोई दवाई खाई, हमने ना कोई डिवाइस लगाई, कुछ नहीं किया, तो देखो साइड इफेक्ट के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। बट सिमिलरली क्योंकि हमने कुछ नहीं यूज किया तो फेलियर के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज यू कैन प्रिडिक्ट द बॉडी, राइट? यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द बॉडी। क्या पता 10 से 17 दिन के इधर उधर हो गया ओव्यूलेशन इसमें, ठीक है? क्या पता इंसेमिनेशन के पहले कुछ और भी स्पर्म्स होते हैं जो इंसेमिनेशन के पहले भी वजाइना में ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, उससे भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और इस वाले केस में लैक्टेशनल एमेनोरिया में तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा फेलियर चांसेस होते हैं। इसमें कभी कभी 2nd मंथ 3rd मंथ पे भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फेलियर चांसेस यहाँ पे हाईएस्ट होते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। These were the natural methods। ध्यान रखेंगे तीनों मेथड्स के बारे में। बैरियर मेथड की बात करते हैं। नाम ही बता रहा है कि बीच में कोई बैरियर आने वाला है। किसके? स्पर्म के और ओवा के, उनको मिलने नहीं देना है। कुछ रास्ते में ऐसे हमें फिट कर देना है कि ना मिले, ठीक है? देखते हैं क्या है बैरियर मेथड। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स के लिए ये मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ये बैरियर बने हैं किसी भी तरह से स्पर्म और ओवा को मिलने से, फिजिकल मीटिंग से उनको हम रोकते हैं। क्या क्या है? 2 चीजें बेटा मेजरली हमें याद रखनी है। एक वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड थिंग एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड, दैट इज कॉन्डोम्स। क्या होता है इसमें? दे आर द बैरियर्स मेड अप ऑफ थिन रबर लैटिक्स शील्ड्स। नंबर 1 क्वेश्चन, किस चीज का बना होता है? थिन रबर लैटिक्स शील्ड। It covers the penis in the male और vagina and cervix in the female। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेल कॉन्डम्स आते हैं, but female condoms are also there available in the market। The male condoms covers the penis of the male and the female condom which is also called as femidome। अभी मैं फोटो दिखाती हूँ आपको, ठीक है? It covers the vagina और the cervix। याद रखना, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का तड़का है, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी है बेटा, और एनसीईआरटी भरी पड़ी है। ये सब कुछ एनसीईआरटी की लाइंस है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? और ओके, पेनिस इन द मेल एंड वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर कोइटस। सेक्सुअल प्रैक्टिस के जस्ट पहले इसको इंसर्ट करते हैं, सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये एंटर ना करे, ठीक है?
स्पर्म एंटर ना कर पाए, ठीक है। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है दैट इज निरोध, इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर द मेल, मेल के लिए है, याद रखना, फीमेल के लिए नहीं है। उसके बाद कॉन्डम्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा जिस पे सवाल आता है कि लास्ट डेज में एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि प्रीवियस कुछ डेज में कॉन्डम्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द कंट्रासेप्टिव पार्ट इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग द एसटीडी लाइक एड्स, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी ये प्रिवेंट करता है। वही चीज यहाँ लिखी है, कॉन्डम्स हैव एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, दैट इज एसटीआई एंड एड्स। डिस्पोजेबल होते हैं ये, ठीक है, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड फॉर यूजर फ्रेंडली एंड देयर बाय गिव्स द प्राइवेसी टू द, एक प्राइवेसी मिलती है यूजर को इससे, ठीक ठीक ठीक। ये बात हो गई इसकी। दूसरी और कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कंपैरेटिवली कम यूज करते हैं यूजर्स, दैट इज बच्चे क्या, डायफ्राम्स, ये वाला डायफ्राम नहीं है ये, ठीक है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स, तीन चीजें हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स। ये जनरली फीमेल्स ही यूज कर, जनरली इसको फीमेल्स ही यूज करती है टू कवर द सर्विक्स। यहाँ पे याद रखना सर्विक्स और वजाइना दोनों लिखा हुआ है फेमिनोम में। यहाँ पे देखते हैं क्या है बच्चे, मेड ऑफ रबर, ये भी रबर के बने होते हैं, दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स। दो बातें, रबर सर्विक्स, रबर के बने होते हैं ये भी, और कहाँ रहते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं, cover the cervix during coitus. They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix and they are reusable. See, one more benefit of that. What? Condoms are not reusable. They are disposable. ठीक है, they just dispose it after the using. But these diaphragm, cervical caps and balls are reusable. Plus, they cover the cervix. Plus, they are made up of rubber. Three things. सब कुछ फिट कर लो, ये रहा तुम्हारा बैरियर मेथड। यही है बैरियर मेथड। मैंने एक स्लाइड पे इसको इंसर्ट किया ताकि हमें साफ साफ दिखे। सी द स्लाइड, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली barrier methods. One is the condom and the other is the diaphragm, walls और cervical cap. It's a cap like structure जो cervix में fit हो जाता है तो sperm अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। They are reusable, they are not. इसके साथ खास बात है ये reusable है, इसके साथ खास बात है कि ये sexually transmitted infection या diseases को prevent करता है, ठीक। This was barrier method, very easy. NCERT ने फिगर भी बना के रखा है बच्चे, ये देखो, जे हम लेते हैं ये कल। These are इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फेमिडोम्स, डोम्स। तो ये एक बैरियर मेथड है। फिर एक लाइन ऐड ऑन करती है एनसीईआरटी, क्या लिखा है लाइन में कि इन बैरियर मेथड्स के साथ कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज वगैरह भी यूज की जाती हैं कि इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. Spermicidal, sperm को मारने वाली क्रीम्स मार देती है उसको, सब कर देती है। ये फेमिडोम है, ये मेल कॉन्डम्स है, ठीक। फोटो देख लो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट, दो मेथड्स पढ़ लिए हम लोगों ने, दो मेथड जान गए। अब हमसे कोई भी पूछेगा हम सब बताएंगे, कुछ नहीं छूटने वाला, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा मेथड, दैट इज IUD, इंट्रा-यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा-यूटेराइन डिवाइसेस से मैम ने क्या बताया था, नाम ये है कि इंट्रा, इनसाइड द यूट्रस, इंट्रा-यूटेराइन, यूट्रस के अंदर वाली डिवाइसेस। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं देखते हैं। पहले इसके बारे में एक जनरल चीज देख लेते हैं कि भाई तुम कौन हो, क्या करते हो। Intrauterine devices, effective and popular method. These devices are inserted by doctors or expert nurses. See, आप इसको खुद नहीं यूज कर सकते, ठीक है। In the uterus through the vagina. ये डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू ही इंसर्ट की जाती हैं फीमेल्स में, फीमेल्स में ही यूज करते हैं इसको। और ये वुमेन्स में, मतलब एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कंट्रासेप्शन इन इंडिया, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कंट्रासेप्टिव मेथड्स है। आप देखोगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 61 पे ये चीज मेंशन भी है। इट्स आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर दोज फीमेल्स हु वांट टू डिले देयर प्रेगनेंसीज, वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आयोडीज में जनरल एक बात लिखी हुई है बच्चे कि आयोडीज इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि उसको खा के खत्म कर देना, फैगोसाइटोसिस।
साइटोसिस, ठीक है, उसको फिनिश कर देते हैं। अब 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं आईयूडीज में, एक को कहते हैं नॉन मेडिकेटेड, एक को कहते हैं कॉपर रिलीजिंग और एक को कहते हैं हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड के बारे में एनसीईआरटी को भी ज्यादा चीजें नहीं पता है, बट तुम याद रखोगे अगर हमसे कभी भी पूछा कि इसका एक एग्जाम्पल लिप लूप ये क्या करता है, तो हम बोलेंगे यही बोलेंगे भाई हमें एनसीईआरटी यही तो बताए कि आईयूडी क्या करता है बच्चे, फैगोसाइटोसिस। तो हमसे अगर कोई भी पूछेगा इसके बारे में, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के बारे में, तो हम बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस हो जाती है। नेक्स्ट इज कॉपर रिलीजिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन पार्ट। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, इससे भी रादर। कॉपर रिलीजिंग में क्या है, नाम से पता चल रहा है कॉपर रिलीज होता है 50 माइक्रोग्राम पर डे। नहीं, ये सब नहीं याद करना, गलती से निकल गया मुंह से, ठीक है। ये देखो, ये कॉपर टीटी जैसी डिवाइस होती है, इसका एग्जाम्पल है इस शेप की, इसको हम यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं और ये जाके फिक्स हो जाती है इस वाले पार्ट में। दीज आर द फैलोपियन ट्यूब, इफ दीज आर द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द यूट्रस। तो ये ऐसे जाके टी शेप फिक्स हो जाती है, ठीक है, और ये कॉपर आयन रिलीज करती रहती है। कॉपर आयन रिलीज्ड suppresses the sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm. Examples दिए हैं copper T, copper 7, multilode 375. कॉपर क्या करता है, सवाल यही पूछेगा, तो कॉपर decreases the motility of the sperm. अगर मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, तो राज की बात यह है बच्चे कि याद रखना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आई विश ये नीट में पूछ ले, ठीक है। एक केमिकल होता है यहाँ पे साइटोकाइन, ठीक है, साइटोकाइन केमिकल रिलीज होने लगता है यूट्रस में, जिसकी वजह से इवेंचुअली स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो स्पर्म धीरे धीरे चलने लगता है, धीरे धीरे जा नहीं पाता, उसकी मोटिलिटी कम कर दी जाती है। ये रिमेंबर हमने पढ़ा था कि 60% स्पर्म्स के पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज, और उस 60 में से 40 के पास विग्रस मोटिलिटी। उस विग्रस मोटिलिटी को ये कम कर देते हैं, और जब कम कर देते हैं तो आईयूडी क्या करता है, फैगोसाइटोसिस। वो भाग रहा था, जा रहा था, बट उसको पकड़ लिया गया, उसकी स्पीड को कम कर दिया गया और फैगोसाइटोसिस कर ली गई। साइटोकाइन याद रखना कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में ये यूट्रस में रिलीज होता है, उसको अनसस्टेनेबल बनाता है। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, नॉन मेडिकेटेड का एक एग्जाम्पल लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट एनसीईआरटी लिखती है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये अलग अलग ना डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द कॉपर है कि कितना कॉपर निकलेगा एक दिन में, ठीक है। 2 साल वाले भी कॉपर टीज होते, 5 साल वाले भी होते, डिपेंडिंग ऑन द यूज, राइट। लास्ट इज हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या होती है बेटा, जो हार्मोन रिलीज करे। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, हॉस्टाइल टू द स्पर्म। यहाँ पे क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, यही सब रिलीज करते हैं बच्चे ये, और इसकी वजह से जो यूट्रस होता है वो अनस्विचेबल हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। हार्मोन्स तो जो चाहे ना कर लें बॉडी में, ठीक है। हार्मोन्स चाहे तो सब कुछ कंट्रोल, हार्मोन्स ही तो कंट्रोल कर रहे हैं ना ये प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन एंड एवरीथिंग। हम अगर ये हार्मोन ही रिलीज करवाने लगे बॉडी में, तो जो हम चाहे वो करवा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, उन हार्मोन्स को हम ऐसे सीक्वेंस में रिलीज कराते हैं कि हमारा यूट्रस अनस्विटेबल हो जाए। हम प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराने लगते हैं। और मैं तुम्हें एक रास की बात बताती हूँ, कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो जीएनआर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एंटागोनिस्ट काम करता है। अभी मैं मैकेनिज्म समझाऊंगी आपको। और जब जीएनआरएच नहीं निकलेगा बच्चे, मतलब ये एलएच और एफएसएच को नहीं निकलने देगा, एलएच और एफएसएच नहीं निकले तो कुछ भी करा लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं चलने वाली है नॉर्मल। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं चलेगी तो कंट्रासेप्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है, बर्थ कंट्रोल हो ही जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूट्रस उस स्टेट में नहीं है कि वो इम्प्लांट करे चीजों को, ठीक है, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट और एलएनजी। एलएनजी का फुल फॉर्म है बेटा लीवोनॉर्जेस्ट्रल। ये बहुत कॉमन पिल है जो यूज की जाती है, इसको LNG-20 कहते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रल या प्रोजेस्टासर्ट। ये 2 चीजें आपको याद करनी है, ठीक है जी। आगे क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स। चलो मैं इसमें ही समझाऊंगी आपको प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, कैसे करता है। ओरल कंट्रासेप्टिव जैसे हार्मोन रिलीजिंग काम करते हैं ना, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, वो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। जैसे उसमें क्या है ना कि एक आईयूडी है, उसको लगा लिया यूट्रस में, लगवा लिया, डॉक्टर से, एक्सपर्ट नर्स से, छोड़ दिया, वो अपना काम करती रह रही है, धीरे 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 प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती रह रही है। पिल्स में क्या है भाई, आपको खाना है रोज, याद से खाना है, इरेगुलर नहीं हो सकता, नहीं तो दिक्कत।
तो लोग क्या करते हैं, सोचे क्या हम रोज झंझट पालें कि रोज रोज हमको दवाई खानी है इस चीज के लिए, और लोग क्या करते हैं आईयूडीज ही लगवा देते हैं, वो भी यही काम करती है। बेसिकली सारा खेल यहाँ ज्यादा से ज्यादा किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन का। ओरल कंट्रासेप्टिव्स बेटा, ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो हम ओरली यूज करते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। एक और कंट्रासेप्टिव मेथड्स है जिसमें हम क्या करते हैं, या तो प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन पिल्स में लेते हैं। पहले जो टैबलेट्स आती थी उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता था, अभी क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही होते हैं। इनमें क्या फर्क आ गया है मैं आपको बताती हूँ। फिर भी और देखो क्या है, कुछ जनरल चीजें याद रख लो। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle, after a gap of 7 days during which the menstruation occurred. क्या करना है, आज menstrual cycle start हुई, सपोज करो डे 1 है ब्लीडिंग का, तो पहले दिन से 5वें दिन तक आप किसी भी दिन मतलब प्रेफरेबली पहले से 5वें दिन में आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी। 21 डेज का कोर्स होता है, 21 डेज तक आप मेडिसिन खाते हो, फिर वो खत्म हो जाती है। फिर 2 से 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपके फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है और फिर सेम चीजें स्टार्ट होती हैं, फिर सेम साइकिल रिपीट होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, आई एम टेलिंग यू। क्या करती हैं ये पिल्स, सी दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperms। क्या करते हैं ये, ओव्यूलेशन को रोक देते हैं, ओव्यूलेशन रुकेगा, और क्या क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन रोक देते हैं, एज वेल एज दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। सर्वाइकल म्यूकस अगर थिक होगा बेटा तो स्पर्म को अंदर जाने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग को बढ़ा दिया जाता है। ये पिल्स ये क्या करती है, उनकी थिकनिंग को बढ़ा देती हैं। Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females. They are very effective in their actions and they are widely accepted, और इनके side effects काफी कम होते हैं, like nausea, headache, यहाँ तक, इससे ज्यादा कोई बहुत major side effect नहीं। फिर कहीं और जाने के पहले आप एक चीज समझोगे, हमने 2 तरह की पिल्स देखी हैं अभी, राइट। मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं समझाना चाहूंगी बेटा, बट फिर भी यहाँ पे मेरा मन नहीं माना। प्रोजेस्टेरोन नाम से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये प्रोजेस्टेरॉन ही है। 2 तरह की पिल्स है, राइट। ठीक, क्या होता है बेटा, जो पहले पिल्स आती थी उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता था। ये क्या करता था, जैसा कि मैंने बताया कि इट इनहिबिट्स जीएनआरएच, ये जीएनआरएच को कम कर देता है। व्हाट इज जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस which eventually releases what, FSH। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH को रिलीज कराता था, बट जब ये खुद कम होगा तो ये भी कम होंगे, और बच्चे ये कम होंगे, तो these were the pituitary hormones जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहे थे। इवेंचुअली यहाँ क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी की पूरी रुक जाएगी, पूरी की पूरी स्टॉप नहीं होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, ओव्यूलेशन नहीं, कुछ नहीं, हो गया कंट्रासेप्शन। बट a female who was there on the cycle from the age of 12 years of age से उसकी लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसको एक हैबिट सी हो गई कि हर मंथ उसकी ब्लीडिंग फेज आती है। बट अचानक से क्या हुआ कि इस पिल को खाने के बाद वो ब्लीडिंग फेज खत्म हो गया। तो क्या होता है बच्चे कि इस केस में बच्चे का BMR, उस फीमेल का BMR डिस्टर्ब हो जाता है, BMR डिस्टर्ब हो जाता है, BMR हैप्पी नहीं रहता है। तो इसी चीज को हैप्पी नहीं रहता है, हैप्पी कर दिया मैंने, हैप्पी नहीं रहता है, ठीक। फिर क्या हुआ कि इस चीज को कोप अप करने के लिए और एक बढ़िया कॉम्बिनेशन ऑफ पिल बना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों। प्रोजेस्टेरॉन अपना यही वाला काम कर रहा था, वो जीएनआरएच को रोक रहा था, बट इसमें एस्ट्रोजन ने क्या किया, तुम्हें याद है एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले फेज में एंडोमेट्रियम को बनवाता था, प्लोरिफरेशन करवाता था एंडोमेट्रियम का। तो यहाँ पे बच्चे वॉल बनेगी, कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा, एंडोमेट्रियम बनेगी। एंडोमेट्रियम बनेगी ऐसे फीमेल्स की जो साइकिल्स होंगी, उसमें 4 फेजेस या 3 फेजेस में से सिर्फ एक फेज आएगा, उस फेज का नाम है ब्लीडिंग फेज।
ब्लीडिंग फेज, सब कुछ वैसा ही होगा बट ब्लीडिंग फेज आएगा। उस ब्लीडिंग फेज से वो उस फीमेल को ये नहीं फील होगा कि उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। इसकी वजह से इसका जो बच्चा नहीं फीमेल का जो BMR है, ये BMR हैप्पी रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिक मेटाबॉलिक रेट शुड बी मेंटेन्ड। यहाँ पे और यहाँ पे यही डिफरेंस था, याद रखेंगे। प्रोजेस्टेरॉन इट इज एंटागोनिस्ट टू DNRH, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। प्रोजेस्टेरॉन बाहर से दोगे, GnRH घटेगा, LHFSH घटेगा और बाकी कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी सेम कहानी चलती है, बट एस्ट्रोजन साथ में क्या करता है? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम which leads to the only one phase which is the bleeding phase। बाकी और कोई phases नहीं हो पाएंगे। ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है फॉलिकल्स बनाने के लिए, ना ही कुछ और। ये बात आप अपने दिमाग में रखो। फिर एक और चीज होती है बेटा, ये बिल्कुल तुम समझ लो, these are the cousin brother या cousin sisters of what? pills। pills जो काम करती हैं ये भी वही काम करती है। क्या होता है इसमें? हम इंजेक्शंस देते हैं, हम इम्प्लांट्स क्या होता है? आप NCERT में देखोगे तो 6 सिलिकन की चिप्स बनी हुई छोटी छोटी, ठीक है। वो 6 सिलिकन्स वाली जो स्ट्रिप्स होती हैं, चिप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको अंडर द स्किन हम इंसर्ट कर देते हैं, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती है और काम वो यही करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सिक्रीट करने वाला। इंजेक्शंस में भी हम यही काम करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? फिर थोड़ा सा फर्क है बेटा, फर्क है समय का, ठीक है। फर्क है कि कितने समय तक ये काम करते हैं। पिल्स आप जब तक खाओगे तब तक काम करेंगे, यहाँ पे समय थोड़ा लंबा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। Progesterones along or in combination with the estrogen can also be used by female as injection or implants under the skin. Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. Mode of action बिल्कुल similar है, यही mode of action होगा जो अभी मैंने आपको बताया, but इसका जो effective period होगा वो ज्यादा होगा in comparison to the pills. तो obviously they are good. ये एक चीज आपको याद रखनी है, सिलिकन के होते हैं वो ट्रिप्स जो अंडर द स्किन हम उसको इंसर्ट करते हैं। एक और चीज है, पिल्स के बारे में बातें आई तो इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स क्या होती है? जब किसी केस कोई मिस हैपनिंग हो गई हो, कोई मिस्टेक हो, या फिर रेप केसेस में इमरजेंसी पिल्स दी जाती हैं। क्या होता है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटिस के 72 आवर्स के विद इन हम इमरजेंसी पिल्स दे दें, मतलब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दे दें, तो भी हम क्या कर सकते हैं? उस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, उस फर्टिलाइजेशन को ही रोक सकते हैं। सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs even within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। 72 आवर्स की विदिन अगर क्या कर दिया गया, पिल्स दे दी गई, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और या फिर कॉम्बिनेशन में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के पिल्स दे दी गई, IUDs लगा दिया गया, तो क्या होगा? तो जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर बाय मिस्टेक होने वाली चीजें या फिर रेप केसेस, इन सारे केसेस में हम उस अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। ये है आपकी इमरजेंसी पिल्स। नाउ द लास्ट मेथड बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट मेथड जिसको स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं और इसको परमानेंट मेथड भी कहते हैं। दिस इज अ परमानेंट मेथड। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, इसकी रिवर्सिबिलिटी 0 है। एक बार करा लिया तो करा लिया, वापस मत सोचना। भाई हम पिल्स खा रहे थे, IUDs ले रहे थे, सारी चीजों में रिवर्सिबिलिटी थी, हम चाहते तो रोक सकते थे। बट दिस इज द थिंग कि हाँ वी आर नाउ, हमारे दो वाली फैमिली एंड वी आर गोइंग फॉर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमें कोई भी बेबी नहीं चाहिए तो स्टेरिलाइजेशन या परमानेंट मेथड देख लिया। अब देखो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, surgical methods of sterilizations are generally advised for the male and female partner as a terminal method to prevent any more pregnancy. This is the last terminal method. इसके बाद अब कोई pregnancy नहीं होगी। Surgical intervention blocks the gamete transport and thereby prevent contraception. क्या लिखा? उस जिस सिद्धांत पे ये काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इंटरवेंशन ब्लॉक्स द गेमीट ट्रांसपोर्ट को ही रोक दिया जाता है। कोई खिलवाड़ नहीं किया गया, बाहर से कुछ भी नहीं किया गया, बस ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया। कैसे रोका गया आप ही देखते हैं। ये देखो बेटा, ठीक है, दिस इज द मेल एंड द फीमेल वन। इसको हम कहते हैं वैसेक्टॉमी, WAS, वास्ट डिफरेंस से आया है ये। और इसको कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ये ट्यूब से आया है। कौन सी ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब।
यही तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं ना, वास्ट डिफरेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे वास्ट डिफरेंस में कट लगाते हैं छोटा सा, उसको टाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, स्पर्म यहाँ बनता जरूर है, याद रखना गैमेटोजेनेसिस नहीं रुकती है टर्मिनल मेथड में। तो हमने जो भी मेथड्स पढ़े उसमें हमने देखा कि ओव्यूलेशन रुक गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई, ये वो सब कुछ, बट इसमें गैमेटोजेनेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म यहाँ तक जाएंगे तो बट आगे नहीं जा पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ओवा बनेगा बट यहाँ पे भी फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया गया है ताकि आगे गैमीट ना जा पाए। जैसा कि लिखा हुआ था बेटा कि गैमीट ट्रांसफर को रोक दिया जाता है, ब्लॉक गैमीट ट्रांसफर। ठीक, छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं इनके बारे में, वो भी देख लो फटाफट से, फिर खत्म कर देंगे हम इसको। In males, it is called as vasectomy. Yes, a small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum. Scrotum पे small incision देके हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं इसको। उसके बाद females में it is called as tribectomy. A part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through the vagina. याद रखना, रास्ता भी ध्यान रखना। यहाँ पे स्क्रोटम से इंसिजन करते हैं, वहां पे कट लगाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एब्डोमेन से भी कर सकते हैं या वजाइना से भी कर सकते हैं। ये दोनों बातें याद रखना। एक चीज और याद आई मुझे, बताती हूँ आपको। एक चीज इसी में ये याद रखोगे आप, मैं यही बता रही हूँ, यहीं पे नोट करना। एक क्वेश्चन ये है बेटा कि सपोज करो एक मेल है और उसकी वैसेक्टोमी कर दी गई है, तो क्या वैसेक्टोमी इमीडिएटली इफेक्टिव होती है? वैसेक्टोमी कर दी, अब कोई कंसेप्शन नहीं होगा, ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। क्यों? कि सपोज करो कि यहाँ पे स्पर्म बना हुआ है, यहाँ तक ट्रैवल करके, यहाँ पे कुछ स्पर्म्स होंगे, यहाँ पे हमने टाई कर दिया, बट फिर भी यहाँ पे कुछ स्पर्म्स होने के चांसेस हैं। ठीक, तो हो सकता है कि इससे भी अभी प्रेगनेंसी हो जाए, तो ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं है, immediately not effective। उसके साथ ऐसा केस नहीं है, this is immediately effective। ये बात याद रखेंगे। एक छोटी सी बात थी जो एनसीईआरटी में नहीं दी थी, प्लस गांवों में गवर्नमेंट ने इस प्रोसीजर को फ्री करा के रखा है, लाइक इट इज फ्री to have the surgical method, the termination method, the permanent method in the male and the female. Males में I guess इसको free रखा हुआ है, females में नहीं। उसके बाद फिर क्या है, कुछ है, yes, एक छोटी सी चीज है, देख लेते हैं इसको भी। कुछ बातें लिखी है कि भाई अगर आप कंट्रासेप्टिव यूज करोगे तो कुछ ना तो साइड इफेक्ट्स आएंगे ही, वो साइड इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं अभी। छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स हैं, सी जल्दी से पढ़ के फिनिश करते हैं, फिर चलेंगे पढ़ने। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with the qualified medical profession। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो इसमें से, तो एक qualified medical professions के इंसान से बात करके, डिस्कस करके, एक डॉक्टर से बात करके ही करो। One must also remember that contraceptive methods are not regular requirement for the maintenance of the reproductive health। बिल्कुल, ये reproductive health के लिए required नहीं है कि आप हमेशा इसको यूज करते रहो, अपने आप को reproductively healthy बोलो, no। ठीक है, no doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking the uncontrolled growth of population। बिल्कुल, कि इसमें कोई डाउट नहीं बेटा कि इसकी वजह से जो अनकंट्रोल ग्रोथ है पॉपुलेशन में वो कम होती है। However, there are possible ill effects। क्या क्या ill effects हो सकते हैं? नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप बेसिकली ये आपको समझाती है एनसीईआरटी कि ये सब चीजें आप अपने मन से ना करें। आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में इन्वॉल्व किसी इंसान से, किसी एक डॉक्टर से जरूर इस चीज को पूछें, सलाह लें, उसके बाद ये चीज करें। तो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स का लेक्चर था ये, इससे सवाल 100% आएंगे, मतलब 100%, कोई भी इसमें दो राय नहीं कि इससे सवाल नहीं आएगा। मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ,
हमारा कुछ छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, कुछ टॉपिक्स बच गए हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट विल बी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स और कुछ चीजें। फिर हम पढ़ेंगे बेटा लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनफर्टिलिटी। आईवीएफ के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या मेथड्स के थ्रू हम अगर कोई इनफर्टाइल कपल है तो उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। There are so many methods available, so be right there, we'll be there very soon, and yes, don't forget to join the Telegram channel, and we'll see you after 1 or 2 hours. Thank you so much.